अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डेज़र्ट प्लेसेस। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हम पहले भी कुछ ना कुछ पोएम्स पढ़ चुके हैं, उससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री जो है वो काफ़ी हद तक नेचर से डील करती है और उसके अलावा इंसान की अपनी सेल्फ से भी डील करती है। ह्यूमन नेचर से और उसके अलावा नेचर से यानी कि गॉड और उसके क्रिएशंस इन चीज़ों से डील करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि बहुत ही फ़ेमस अमेरिकन पोएट हैं, उनकी ये डेज़र्ट प्लेसेस काफ़ी फ़ेमस पोएम है और काफ़ी छोटी भी है, ओनली 4 स्टैन्ज़ाज़ पे बेस करती है। तो चलें फर्स्ट स्टैन्ज़ा स्टार्ट करते हैं। स्नो फॉलिंग एंड नाइट फॉलिंग फास्ट ओ फास्ट, ये फर्स्ट लाइन है। मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि मेरे पास यहाँ पे क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए जो एक स्टैन्ज़ा की लाइन होती है उसको मैं 2 में डिवाइड करके लिख रही होती हूँ। सो फर्स्ट लाइन यहाँ पे एंड होती है, इन अ फील्ड आई लुक्ड इनटू गोइंग पास्ट। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे पोएट कि स्नो फॉलिंग इस तरह से हो रही है और नाइट फॉलिंग का क्या मुराद है कि रात इतनी गहरी होती जा रही है और इतनी मज़ीद अंधेरी होती जा रही है रात। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, इतनी रात भी मज़ीद अंधेरी होती जा रही है, फ़ास्ट ओ फ़ास्ट। यहाँ पे फ़ास्ट वर्ड की रेपिटेशन है क्योंकि उससे मुराद है उस पे एम्फसाइज़ करना कि उसकी रैपिडनेस और उसकी स्पीड को शो कराना यहाँ पे मुराद है। और एलिट्रेशन हो रही है फॉलिंग और फ़ास्ट, मतलब फर्स्ट लाइन के अंदर एफ साउंड की एलिट्रेशन हमें देखने को मिलती है। अ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक स्नोफॉल के मंज़र को शो करा रहा है। फिर आगे आई का जो वर्ड है वो शो कराता है कि यहाँ पे स्पीकर कौन है, स्पीकर अपनी बात कर रहा है और स्पीकर है एक सॉलिटरी ट्रैवलर। पीछे मैंने जो पिछली पोएम की वीडियो बनाई थी वो थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो उसमें भी जो स्पीकर था वो एक ट्रैवलर ही था। तो यहाँ पे भी एक ट्रैवलर है बट यहाँ सॉलिटरी है, यानी कि अकेला एक आइसोलेटेड ट्रैवलर है जो कि कहीं रुका हुआ है क्योंकि स्नोफॉल हो रही है और रात भी बहुत मज़ीद तारीक हो चुकी है, तो वहाँ पे रुक के देख रहा है सीन को। एक फील्ड में खड़ा हुआ है। अराउंड द एंड द ग्राउंड ऑलमोस्ट कवर्ड स्मूथ इन स्नो बट अ फ्यू वीड्स एंड स्टबल शोइंग लास्ट। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड जो है वो तकरीबन स्नो में कवर हो चुका है, स्मूथ स्नो है जिसमें वो पूरा ढक चुका है। सिर्फ जो चीज़ बची है वो है कुछ वीड्स एंड स्टबल, मतलब कोई छोटे मोटे पौधे हल्की से नज़र आ रहे हैं। और स्टबल कहते हैं जैसे हम फसल की जब कटाई कर लेते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद पीछे कुछ लाइक मटेरियल ऐसा रह जाता है जो स्ट्रॉ लाइक होता है। ठीक है? एक सीरियल प्लांट्स को कट कर लेने के बाद थोड़ा-सा कुछ रह जाता है, उसको हम स्टबल कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि थोड़ा-सा बस स्टबल बचा है, मतलब ऐसा हल्का-हल्का सा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पौधे थे या शायद हैं जो कि बर्फ़ से ढके जा चुके हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टैन्ज़ा जहाँ पे एंड होता है, वहाँ पे पूरे स्टैन्ज़ा के अंदर हमें विजुअल इमेजरी नज़र आती है। आगे भी हम देखेंगे थ्रू आउट द पोएम विजुअल इमेजरी बहुत नज़र आएगी। विजुअल इमेजरी क्या होती है कि पोएट ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करे, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करे कि उनसे रीडर या लिसनर के दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाएँ और जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनरी टाइप। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैन्ज़ा पे। द वुड्स अराउंड इट हैव इट, इट इज़ देयर्स। क्या वो कहना चाह रहा है कि वुड्स अराउंड इट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वुड्स जो वर्ड है वो अमेरिकन इंग्लिश में फॉरेस्ट यानी जंगल के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो वुड्स हैं, मतलब जहाँ पे स्पीकर खड़ा है इर्द-गिर्द कुछ जंगलात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो जंगल हैं अराउंड इट हैव इट, कि ये जो इस ज़मीन के इर्द-गिर्द जंगल हैं, ये ज़मीन उन जंगलों की है, इट इज़ देयर्स। ठीक है? मतलब यानी कि वो ओन करते हैं एक तरह से। ये पूरी जो ज़मीन है जो बीच में है, ये किसकी मलकियत है? ये उन जंगलों की मलकियत है। ऑल एनिमल्स आर स्मोदर्ड इन देयर लेयर्स, और जो जानवर हैं उसके अंदर ऑब्वियसली अगर जंगल की मलकियत है ये ज़मीन, तो जानवरों की भी कहीं न कहीं होगी क्योंकि वो भी उनकी रिहाइश है जंगल। तो वो कह रहा है कि जो जानवर उसके अंदर हैं दे आर स्मोदर्ड इन देयर लेयर्स। स्मोदर्ड कहते हैं कवर्ड ओवर थिकली विद समथिंग, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो अपने लेयर्स में यानी कि अपने घरों में बिल्कुल कवर्ड हैं उनके घरों के अंदर। और कवर्ड किससे हैं? स्नो के ज़रिए। स्नो ने उनके घरों को भी कवर कर लिया है। और एनिमल्स के घरों का ज़िक्र करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, क्योंकि विंटर में अक्सर एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग स्लीप की तरफ चले जाते हैं। तो ये उनका ज़िक्र कर रहा है यहाँ पे कि वो एनिमल्स सुकून से अपनी जगहों पे हैं, लेकिन उनको स्नो कंप्लीटली कवर कर चुकी है क्योंकि वो उठ के बाहर नहीं निकले। आई एम टू एब्सेंट स्पिरिटेड टू काउंट, द लोनलीनेस इंक्लूड्स मी अनअवेयर्स। एब्सेंट स्पिरिटेड का क्या मतलब है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोई फर्स्ट टाइम ये वर्ड इस्तेमाल किया, इससे पहले नहीं हुआ था। तो एब्सेंट माइंडेड जैसे यूज़ होता है। एब्सेंट माइंडेड यानी कि हम कहीं प्रेजेंट है फिजिकली बट हमारा माइंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम मेंटली प्रेजेंट नहीं, मेंटली एब्सेंट है। तो एब्सेंट स्पिरिटेड का भी ये मतलब है कि हम कहीं पे प्रेजेंट तो हैं बट हमारी स्पिरिट वहाँ नहीं है, यानी हमारी रूह वहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है।
तो अब यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि मैं तो प्रेज़ेंट हूँ बट एब्सेंट स्पिरिटेड हूँ। आई एम टू एब्सेंट स्पिरिटेड टू काउंट, कि मैं इतना एब्सेंट स्पिरिटेड हूँ, इतना एब्सेंट माइंडेड हूँ कि मैं काउंट नहीं कर सकता। द लोनलीनेस इंक्लूड्स मी अनअवेयर्स, कि ये जो लोनलीनेस है, ये जो पूरी लोनलीनेस है, लोनलीनेस से यहाँ पे क्या मुराद है कि जो पूरा जो सीन है उसकी लोनलीनेस, कि एक सीन है जहाँ पे सिर्फ बर्फ गिर रही है, रात बहुत अंधेरी हो गई है, इर्द गिर्द दरख्त हैं वो भी बहुत खामोश है, पूरी साइलेंस है, पूरी लोनलीनेस है। वहाँ पे अकेला ये स्पीकर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि इस लोनलीनेस का मैं भी पार्ट बन गया हूँ अब, मतलब मैं भी इसकी तरह ही अकेला हो गया हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें थीम नज़र आता है इस पोएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है, नेचर वर्सेस ह्यूमन। यहाँ पे जितनी भी इस सेकंड स्टैंजा में बात की है वो नेचर से रिलेटेड की है, वुड्स की बात की है, एनिमल्स की बात की है, ठीक है, स्नो की बात पिछले स्टैंजा में हो चुकी थी, जो कि वो भी नेचर से ही ताल्लुक़ रखती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि नेचर का कंट्रोल अर्थ के ऊपर कितना है। हमारे इर्द-गिर्द पूरा नेचर का कंट्रोल है, फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो भी हैं वो सब नेचर से ताल्लुक़ रखते हैं और बीच में ह्यूमन अकेला है नेचर से मुकाबला करने के लिए, काइंड ऑफ पोएम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि ह्यूमन और नेचर की में कितने डिफरेंसेस हैं। ह्यूमन जो है वो एक क्रिएशन है और नेचर जो है बेसिकली गॉड से अगर हम ताल्लुक़ रखें तो वो एक क्रिएटर है। तो आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता। तो ह्यूमन जो है वो नेचर के अगेंस्ट जाने की अक्सर कोशिश करता है बट जा नहीं पाता। सो इस थीम को यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने क्योंकि ये आप लोगों के काम आ सकती है आगे अगर थीम्स आप लोगों ने करने हो। सो नेक्स्ट स्टैंज़ा मूव करते हैं, द थर्ड स्टैंज़ा एंड द सेकंड लास्ट वन। And lonely as it is, that loneliness will be more lonely ere it will be less. अच्छा, अब यहाँ पे हमें इंजम्बमेंट नज़र आती है, क्योंकि फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक बात जा रही है, लोनलीनेस के आगे विल बी और कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है। सो वो कह रहा है कि एंड लोनली एज इट इज़, वो कह रहा है कि वैसा ही लोनली है जैसा कि ये था। दैट लोनलीनेस विल बी मोर लोनली एयर इट विल बी लेस। वो कह रहा है कि ये लोनलीनेस कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, मोर लोनली हो जाएगी इससे पहले कि वो कम हो। एयर का जो यहाँ पे वर्ड ईआर यूज़ हुआ है एंशिएंट इंग्लिश का वर्ड है, बिफोर इसका मीनिंग है और एम्फेसिस यहाँ पे किया गया है लोनली होने पे। आप देखें लोनली जो वर्ड है वो 2 बार आया है और लोनलीनेस 1 बार आया है, मतलब ये उसकी वेरिएशंस के हिसाब से ये लोनलीनेस पे एम्फेसिस करने के लिए 3 बार इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? और बहुत एम्फसाइज़ किया गया लोनलीनेस पे क्योंकि पीछे भी बताया गया था कि पूरा सीन जो है वो एक तरह का साइलेंट सीन है। तो यहाँ पोएट बताना चाह रहा है कि ये जो लोनलीनेस है ये मज़ीद बढ़ती ही रहेगी, इससे पहले कि वो कम हो। कम कैसे होगी कि विंटर जो है वो थोड़ा साइलेंस का सीज़न होता है और वैसे भी स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल खामोशी है, लोग अपने घरों में महदूद रहते हैं तो थोड़ा साइलेंट होता है। इसके मुकाबले में अगर स्प्रिंग हो, अगर समर हो तो वो थोड़े जो है वो साइलेंट सीज़न्स नहीं होते, वो थोड़े शोर-शराबे वाले सीज़न्स होते हैं। तो ये कह रहा है पोएट का यहाँ कहने का मकसद है कि विंटर के बाद ऑटम आ जाएगा, उसके बाद कहीं जाके स्प्रिंग आएगा, तो तब कहीं जाके जो है वो ये लोनलीनेस टूटेगी। तो वो कह रहे हैं कि ये लोनलीनेस मज़ीद ही लोनली होती रहेगी इससे पहले कि ये कम हो, ठीक है? अ ब्लैंकर व्हाइटनेस ऑफ बेनिटेड स्नो विद नो एक्सप्रेशन, नथिंग टू एक्सप्रेस। वो कह रहा है कि ये जो स्नो आ रही है, बेनिटेड का मतलब है ओवरटेकन बाय नाइट, या जो नाइट जिस पे मलकियत रखती है और नाइट की वजह से ऐसा हुआ। तो जो बेनिटेड स्नो है मतलब जो रात में स्नो गिर रही है, जो रात की ही मलकियत है एक तरह से, वो बहुत ही ब्लैंक है, व्हाइट है और बहुत ही ब्लैंकर व्हाइटनेस है उसकी। विद नो एक्सप्रेशन, नथिंग टू एक्सप्रेस। वो कह रहे हैं कि इसके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है और कुछ एक्सप्रेस करने को भी नहीं है स्नो के पास। ऑब्वियसली ब्लैंक है, वाइट है, क्या एक्सप्रेस कर पाएगी? सो ये नो एक्सप्रेशन से भी हमें लोनलीनेस ही दिखती है, आइसोलेशन दिखती है। और यहाँ मैंने थीम भी लिखा है लोनलीनेस, कि हमें आइसोलेशन दिखती है, लोनलीनेस दिखती है, कि इंसान भी इसी तरह लोनली है, उसके पास कुछ किसी और को एक्सप्रेस करने को नहीं है। कोई इंसान नहीं है उसके साथ जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, कोई दूसरा नहीं है जिसके साथ वो अपना हाल बता सके कि उसके दिल में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे हमें दिखता है कि फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और एलिट्रेशन भी है बी और एन साउंड की, यानी ब और न, 2 साउंड्स की। फर्स्ट ब्लैंक थर्ड लाइन के अंदर एलिट्रेशन है बी की और फोर्थ लाइन के अंदर एलिट्रेशन है एन साउंड की। और थर्ड लाइन के अंदर ही अ ब्लैंकर व्हाइटनेस ऑफ बेनिटेड स्नो, इसके अंदर एजोनेंस है एन की। एलिट्रेशन क्या होता है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की बिगिनिंग में आए, जैसे बी ब्लैंकर और बेनिटेड में आ रहा है, और फोर्थ लाइन में एन नो में आ रहा है और नथिंग में आ रहा है, ठीक है? और एजोनेंस कहते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो वर्ड्स के बीच में हो, ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग साउंड ही हो। तो ब्लैंकर में आ रहा है, व्हाइटनेस में आ रहा है, बेनिटेड में भी आ रहा है और स्नो में भी आ रहा है। तो एजोनेंस काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो अब मूव करते हैं लास्ट एंसर की तरफ। दे कैन नॉट स्केयर मी विद देयर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन स्टार्स। यहाँ पे बिटवीन स्टार्स ये लाइन तो
सेकंड स्टार्ट हो गई है, बट यहाँ पे बात मुकम्मल हो रही है, इसलिए एन्जम्पमेंट है यहाँ पे भी, कि बात जो है वो फर्स्ट टू सेकंड लाइन मूव कर गई है, बट फर्स्ट लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था। दे कैन नॉट स्केयर मी विद देयर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन स्टार्स। वो कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं डरा सकते अपने एम्प्टी स्पेसेस की वजह से, जो कि स्टार्स के बीच में है, ऑन स्टार्स वेयर नो ह्यूमन रेसेस, या फिर स्टार्स पे जहाँ पे कोई ह्यूमन रेस नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दे से सबसे पहले क्या मुराद है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। दे से मुराद इसकी यहाँ पे नेचर है, पोइट की मुराद यहाँ पे नेचर है, और नेचर की चीज़ें हैं, स्पेशली नेचर की क्या चीज़ों का अब तक जिक्र आ चुका है? एनिमल्स का जिक्र आ गया है, प्लांट्स का आ गया है। प्लांट्स का कहाँ पे आया था? जहाँ पे जंगल की बात हुई थी। और गॉड का भी हम जिक्र ले सकते हैं, ऑब्वियसली नेचर डायरेक्टली गॉड से ही रिलेट करती है। सो यहाँ पे उसका जिक्र दे से मुराद है नेचर की चीज़ें, जिनसे नेचर डायरेक्टली रिलेट करती है, वो चीज़ें जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए। वो कह रहे हैं कि वो मुझे स्केयर नहीं कर सकते विद देयर एम्प्टी स्पेसेस, उनकी एम्प्टी स्पेसेस की वजह से। एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि पोएम का नाम ही डेजर्ट प्लेसेस है। डेजर्ट का मतलब ही ऐसे कुछ एम्प्टी जगह होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो मुझे अपनी एम्प्टी स्पेसेस से नहीं डरा सकते। मतलब वो कितने खाली हैं, खाली होके कितने खौफनाक, कितने अजीब लगते होंगे, वो मुझे इस बात से नहीं डरा सकते। क्यों? और यहाँ पे क्यों का रीज़न उसने नेक्स्ट लाइन्स में दिया हुआ है, विद देयर बिटवीन स्टार्स, ऑन स्टार्स। वो कह रहे हैं या फिर स्टार्स के दरमियान, या स्टार्स पे जहाँ पे कोई ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्वियसली जहाँ ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ होते हैं वहाँ एक डिफरेंट फीलिंग होती है, वहाँ वो डर नहीं होता। बट जहाँ ह्यूमंस अकेले हों, कोई एक बंदा अकेला हो, तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, थोड़ा डर की फीलिंग होती है। लोनलीनेस चाहे वो रोशनी में हो या वो अंधेरे में हो, अंधेरा तो है ही डिफरेंट चीज़ ना, बट अगर रोशनी में भी हो, तो लोनलीनेस एक अजीब सी चीज़ है एक इंसान के लिए, जो कि इंसान एक सोशल एनिमल है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो उसको जो है वो लोनली नहीं रहा जाता उससे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई ह्यूमन रेस नहीं है, लेकिन तुम मुझे इस बात से नहीं डरा सकते। आई हैव इट इन मी सो मच नियरर होम टू स्केयर माई सेल्फ विद माई ओन डेजर्ट प्लेसेस। वो कह रहे हैं तुम मुझे क्यों नहीं डरा सकते, क्योंकि ये सब तो मेरे अंदर है। मैं खुद को डरा लेने के लिए ही काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुद इतने डेज़र्ट प्लेसेस हैं। मतलब मैं अंदर से इतना अकेला और इतना खाली हूँ कि मैं अब दूसरी चीज़ों के खालीपन या अकेलेपन से नहीं डरता। तो डेज़र्ट प्लेसेस से मुराद यहाँ पे क्या है? ड्राई या बैरन लैंड, सूखी या बहुत ही खुश्क बंजर ज़मीन। प्लेसेस इन सोलर माइंड वेयर नथिंग प्रोग्रेसेस। इसका ये भी मतलब हो सकता है, सिंबॉलिक मीनिंग जिसको हम कह सकते हैं, कि ऐसी जगहें हमारे दिमाग में, जो पोइट का यहाँ पे मुराद है डेजर्ट प्लेसेस माई सेल्फ में, उसने कहा है ना ओन डेजर्ट प्लेसेस। तो ऐसी खाली जगह उसके माइंड में है या उसके सोल में है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही प्रोग्रेस? शायद उसके अकेलेपन की वजह से नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे हमें जो थीम नज़र आता है वो है ह्यूमैनिटीज़ प्लेस इन द यूनिवर्स, कि पूरी दुनिया में अ, इतना कुछ है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, नेचर की बहुत सारी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और दूसरे इंसान भी हैं, बट ह्यूमैनिटी की प्लेस क्या है? ह्यूमैनिटी की औकात क्या है? बेसिकली हम ये कह सकते हैं। तो कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो एक सिर्फ क्रिएशन है, और ऐसी क्रिएशन जो कि खुद को बहुत बड़ा कुछ समझती है, बट एक्चुअली कुछ बड़ा है नहीं। हम लोग क्या हैं, लाइक अगर देखा जाए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मट्टी से बने हैं और वापस मट्टी में ही जाना है, तो कुछ भी औकात नहीं है। और हम कुछ भी औकात ना होते हुए भी हम लोग खुद को इतना बड़ा बनाते हैं। तो अगर इंसान ज़रा सा अकेला रह ले, तो उसको अपनी औकात फ़ौरन पता चल जाती है कि वो अकेला कुछ भी नहीं है। दूसरे इंसानों की मदद, दूसरे इंसानों की हेल्प, एड कहीं न कहीं उसको रिक्वायर्ड है। वो जितना भी इंडिपेंडेंट हो जाए या फ़ील करा ले, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है ऑन नेचर एंड ऑन अदर ह्यूमन बीइंग्स टू। सो यहाँ पे हमारी पोएम एंड होती है, लेकिन मैंने आगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स इसके लिख दिए हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेंगे, और मैंने बीच में मेंशन नहीं किया क्योंकि थोड़े लेंथी थे, तो मैंने सोचा एंड में मेंशन कर देती हूँ। वुड्स का जिक्र हुआ था सेकंड स्टैंजा के अंदर, जहाँ पे उसने कहा था कि वुड्स अराउंडेड हैव इट। तो वुड से बुरा वहाँ पे उसने बात की थी ओन्स द लैंड, के जो वुड है वो ओन करती है इस बीच वाली लैंड को, और सिंबलाइज करता है वाइल्ड प्रिमिटिव नेचर को, कि वुड्स के अंदर जो प्रिमिटिव जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनको, उनका जिक्र करता है ये वुड्स। और वाइल्ड प्रिमिटिव नेचर यानी कि नेचर जो है, मतलब ये जो गॉड से रिलेटेड नेचर है, ये वही प्रिमिटिव है, वही पुरानी है, और ये वाइल्ड इन नेचर है। मतलब नेचर इन वाइल्ड इन नेचर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। आगे डेजर्ट प्लेसेस, जो कि पोएम का टाइटल भी है, उसका मतलब क्या है? आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये चीज़ें बताई जाती हैं उससे। और सिंबलाइज किसको करता है? पोइट्स फ्रस्ट्रेटेड माइंड, कि पोइट जो है वो अकेला है, लोनली है, उसका माइंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी फीलिंग्स का किसी को शेयर नहीं कर सकता, और बहुत अकेलापन है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो गई है, एंग्जाइटी हो गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे सिंबलाइज करता है। फिर हमारे पास है स्नो,
स्नो जो है उसका ज़िक्र कहाँ पे हुआ था? फॉलिंग एंड आइसोलेटिंग लिविंग थिंग्स, मतलब वो गिर रही है और उसके गिरने की वज़ह से लिविंग थिंग्स आइसोलेट हो रही हैं, क्योंकि जानवरों के ऊपर भी एक मोटी तह आ गई है उस बर्फ़ की, प्लांट्स के ऊपर भी एक मोटी तह आ गई है, तो आइसोलेट हो रही हैं लिविंग थिंग्स स्नो की वज़ह से। और दूसरा ज़िक्र आया था ब्लैंक एंड कवरिंग एवरीथिंग, सेकंड स्टैंज़ा के अंदर, कि बहुत ब्लैंक है, व्हाइट है और हर चीज़ को कवर कर रही है। तो ये बातें सिंबलाइज़ किसको करती हैं? ये सिंबलाइज़ करती हैं अप्रोचिंग डेथ को, कि जिस तरह स्नो आके ढक रही है हर चीज़ को, उसी तरह हमारी डेथ भी हमारा इंतज़ार करी है और एक दिन आके हमें ढक देगी। लोनलीनेस का ज़िक्र है कि जैसे स्नो व्हाइट है, ब्लैंक है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करती, उसी तरह लोनलीनेस भी इसी तरह है इंसानों की, एक-दूसरे से कुछ इतने दूर हैं, इतने लोनली किस्म के हैं, साथ होते हुए भी आइसोलेटेड हैं, कुछ एक-दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। मीनिंगलेसनेस, मीनिंगलेस वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की मीनिंगलेसनेस, कि दुनिया कितनी मीनिंगलेस है। जैसे स्नो बिल्कुल ब्लैंक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसी तरह इस दुनिया का भी कोई मीनिंग नहीं है। हम आए हैं, हम चले जाएँगे, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी, इसका कोई मीनिंग नहीं है एक तरह से, ठीक है? नेचर्स कंट्रोल, नेचर का क्या कंट्रोल है कि जैसे स्नो नेचर की मर्ज़ी से आती है, इंसान जितने भी उससे तंग हों, इंसान की ज़िंदगी जितनी भी रुक जाए उस स्नो की वजह से, लेकिन नेचर की मर्ज़ी से है। तो नेचर का कंट्रोल, इन्फ्लुएंस इंसान पे कितना है कि वो मतलब एक स्नो के ज़रिए इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। फिर ह्यूमन वर्सेस नेचर वाली बात भी आ जाती है कि इंसान नेचर से जितना भी लड़ने की कोशिश कर ले, बट वो इवेंचुअली हार ही जाता है, वो जीत नहीं पाता ऑब्वियसली, क्योंकि नेचर जो है वो आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट पावर है एक तरह से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।